दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, जो कि जर्मनी के डिक्टेटर थे और जिन्होंने लाखों यहूदियों को बहुत ब्रूटली तरीके से मारा था। उस टाइम में जर्मनी में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डीएनबीपी, जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी, केपीडी, कम्युनिस्ट पार्टी, नाजी पार्टी यानी हिटलर की पार्टी जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 20 अप्रैल 1889 और 1918 में ये जो पहला वर्ल्ड वॉर है ये ख़त्म हो जाता है और इसमें जर्मनी की हार हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जर्मनी को। 1919 में हिटलर ज्वाइन करते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा, और 1921 में इन्हें नाजी पार्टी का लीडर बना दिया जाता है। 1923 में ये जर्मनी के म्यूनिक में जो गवर्नमेंट चल रही होती है उनकी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें ये विफल हो जाते हैं और इन्हें 5 साल की जेल हो जाती है। लेकिन 1924 में ही ये जेल से वापस भी आ जाते हैं 1 साल बाद, और जेल में ये एक बुक लिखते हैं, मे काम्फ माई स्ट्रगल के नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी ये लिखते हैं। जेल से आने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। अपने स्पीचेस में ये ज्यूश कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का जिम्मेदार भी ये ज्यूश कम्युनिटी को ही ठहराते हैं। और 1929 में जब जर्मनी में महामंदी छा जाती है, क्योंकि 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में असर पड़ता है, और इस महामंदी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं हिटलर और उनकी नाजी पार्टी। वो जो लोग बहुत ज़्यादा महंगाई से जूझ रहे होते हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, किसान होते हैं जर्मनी के, उनके सामने खुद को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वही जर्मनी के मसीहा हैं और वही उन लोगों की सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं। और उनके भाषणों में वो ज्यूश कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं जर्मनी की बुरी इकोनॉमिक हालत का भी। और बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट्स भी मिलने लगता है हिटलर को उनके भाषणों की वजह से। और 1930 में जो संसदीय इलेक्शन होते हैं उसमें कुमनामी पार्टी से उभर कर आती है नाजी पार्टी, और 18.3% इन्हें वोट मिलते हैं और 107 सीटें जीतते हैं ये संसद की, और संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि ये अपनी जो नागरिकता होती है इनकी ऑस्ट्रिया की, वो 1925 में ही समाप्त कर देते हैं, उसे त्याग देते हैं, और 7 सालों तक ये जर्मनी की नागरिकता नहीं लेते हैं। और 25 फरवरी 1932 को जब ब्रेंसविक के जो इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, जो कि नाजी पार्टी के ही होते हैं, जब वो इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं बर्लिन में रीस्ट्राक का, तब इन्हें ब्रेंसविक की नागरिकता मिलती है और इस तरह ये जर्मनी के नागरिक बनते हैं 25 फरवरी 1932 को। और 1932 के राष्ट्रपति के चुनाव में ये हिंडनबर्ग के खिलाफ खड़े होते हैं, और 27 जनवरी 1932 को ये डसेल्डॉर्फ इंडस्ट्री क्लब में भाषण देते हैं, और इनके इस भाषण से वहाँ के जो पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन लोगों का भी समर्थन हिटलर को मिल जाता है, और ये बहुत ज़ोर शोर से इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जो पहले 2 राउंड होते हैं उसमें तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं, और जो फाइनल राउंड होता है इस राष्ट्रपति चुनाव का, उसे में इन्हें 35% से ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये हिंडनबर्ग से हार तो जाते हैं, लेकिन ये चुनाव हिटलर को जर्मन पॉलिटिक्स में एक मजबूत ताकत बना। दोस्तों जुलाई और नवंबर में 2 और संसदीय चुनाव होते हैं, लेकिन किसी की भी बहुमत से सरकार ना बनने की वजह से हिंडनबर्ग को ना चाहते हुए भी हिटलर को चांसलर बनाना पड़ता है। हिटलर, जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं रीस्टेग में यानी पार्लियामेंट में, वो ह्यूजेनबर्ग की डीएनबीपी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, और चांसलर बनने के बाद हिटलर नाजी पार्टी के विरोधियों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, और ये हिंडनबर्ग को बोलते हैं कि वो वापस से एक बार फिर रीस्टेग को भंग कर दें और मार्च में चुनाव रखें। और 28 फरवरी 1933 को नाजी पार्टी द्वारा तैयार किए गए रीस्टेग फायर डिग्री पर ये हिंडनबर्ग के हस्ताक्षर भी करा लेते हैं। ये डिग्री क्या होती है? एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है दैट हैज़ द पावर ऑफ लॉ। इससे जो बेसिक राइट्स होते हैं लोगों के वो ख़त्म हो जाते हैं, और किसी भी इंसान को बिना किसी ट्रायल या परीक्षण के हिरासत में लिया जा सकता है। और इसी का इस्तेमाल करके जो केपीडी कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसके 4000 लोगों को ये हिरासत में ले लेते हैं उन पर प्रेशर बनाने के लिए। और जब वापस चुनाव होते हैं 6 मार्च 1933 को, तो नाजी पार्टी को 43.9% वोट मिलते हैं और ये संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। लेकिन पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से ये वापस गठबंधन करते हैं डीएनबीपी पार्टी, और अपना कंप्लीट कंट्रोल बनाने के लिए इनेबलिंग एक्ट लेकर आते हैं। इससे क्या होता है कि ये चांसलर को अगले 4 साल के लिए वो पावर मिल जाती है कि ये कोई भी कानून, यानी हिटलर कोई भी कानून बना सकते हैं और उसे लागू भी कर सकते हैं बिना किसी रीस्टेग की परमिशन या हिंडनबर्ग यानी राष्ट्रपति की परमिशन के बिना।
इसीलिए इस एक्ट को पास कराने के लिए लगभग 2/3 वोट चाहिए होते हैं, और बिना कोई कसर छोड़े हुए ये जो 81 प्रतिनिधि होते हैं केपीडी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हें भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और 23 मार्च 1933 को 440 वोट और 94 वोट के साथ ये इनेबलिंग एक्ट को पास करा दिया जाता है। और इस तरह से रीस्टेक फायर डिग्री और इनेबलिंग एक्ट के ज़रिए इनकी जो सरकार है वो कंप्लीट डिक्टेटरशिप में बदल जाती है, और इस तरह से डिक्टेटर बनते हैं जर्मनी के हिटलर दोस्तों। और इन्हीं की वजह से दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड की भी शुरुआत होती है 1939 में। और 1941 से 1945 के बीच ये लगभग 60 लाख यहूदियों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत ब्रूटली तरीके से उनकी हत्याएं करवाते हैं। वो 29 अप्रैल 1945 को ये अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी करते हैं। उसके नेक्स्ट डे 30 अप्रैल 1945 को ये सुसाइड कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। ये खुद को शूट कर लेते हैं गन से, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेती है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।